देखिए, बात करते हैं नए चैप्टर के रिवीजन की, जिसका नाम है प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इस चैप्टर में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होता है जनरली, और हमें उसे दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट और बाद का। क्योंकि कंपनी जनरली किसी बिजनेस को परचेज करती है और अपनी इनकॉर्पोरेशन की डेट्स के पहले से परचेज करती है। मतलब सपोज कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 जुलाई को और कंपनी ने कोई बिजनेस परचेज कर लिया 1 अप्रैल से, तो ये ईयर एंड होगा 1 मार्च को। इसमें जो 9 महीने का प्रॉफिट होगा वो पोस्ट पीरियड का कहलाएगा, जो रिवेन्यू नेचर का होगा। और जो 3 महीने का प्रॉफिट होगा वो प्री प्रॉफिट का होगा, प्री पीरियड का होगा, और ये कैपिटल नेचर होगा, क्योंकि ये इनकॉर्पोरेशन की डेट जो कंपनी की है उससे भी पहले का प्रॉफिट है। तो हमें बेसिकली 12 मंथ्स के प्रॉफिट को 3 और 9 मंथ्स के प्रॉफिट में डिवाइड करना है। उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस टाइम बेसिस पर, कुछ सेल्स बेसिस पर, कुछ पोस्ट पीरियड में जाएंगे। वो सब हम देख लेते हैं कि कैसे उसको हमें करना है। तो एक नया बिजनेस, नई कंपनी आई है और वो एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज कर रही है, वो भी इनकॉर्पोरेशन की डेट से पहले। तो वो वाला जो पीरियड है, जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को हमें पता लगाना है। तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो कैपिटल नेचर का होगा, और इसको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और इसमें से हम डिविडेंड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। ये बैलेंस शीट में जाना चाहिए विद द नेम ऑफ कैपिटल रिजर्व, और इससे कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को सेट ऑफ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, और इसके अलावा और भी कोई लॉसेस हैं तो उसे सेट ऑफ किया जा सकता है। Until it will be set off, it will be shown under the heading reserve and surplus. लॉस अगर होगा तो उसको कैपिटल रिजर्व की जगह गुडविल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऑल्टरनेटिवली अगर लॉस होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस को हम अलग से लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन के अकाउंट में डाला जा सकता है, और कोई भी कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से सेट ऑफ किया जा सकता है। जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक हम इसे बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव आइटम के रूप में दिखा सकते हैं। अगर इसे गुडविल में डाला तो इसे नॉन करंट असेट में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, इंटेंजिबल असेट में गुडविल के नाम से दिखाया जाएगा। और प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस अगर हम उसे डाल रहे हैं और अगर हम किसी कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से उसे सेट ऑफ नहीं कर रहे हैं, तो उसे 5 साल 10 साल में राइट ऑफ किया जा सकता है, धीरे धीरे हर साल P&L में डालकर। और जब तक राइट ऑफ नहीं होगा, जब तक रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव आइटम दिखाया जाएगा। तो आपको एग्जाम में करते हुए इसे गुडविल में ट्रांसफर करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको। अब हम कैसे पता लगाएं कि प्री पीरियड का प्रॉफिट या लॉस कितना है? तो उसके लिए या तो ट्रेडिंग P&L बनाएं हम प्री पीरियड के लिए अलग, और उसके बाद के लिए अकाउंटिंग अलग करें। तो ये बहुत मुश्किल काम है, काफी खर्चीला काम है। तो ये जनरली बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है कि ऐसा किया जाए, क्योंकि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी और उसे अलग से बनाना पड़ेगा। तो ऐसा जनरली होता नहीं है, बहुत ही कम चांसेस है कि ऐसा हो। तो क्या होगा, हम ट्रेडिंग P&L पूरे पीरियड का एक साथ बनाएंगे, और बाद में प्रॉफिट एंड लॉस को बांट लिया जाएगा किसी सूटेबल बेसिस पे, एक्सपेंसेस को किसी सूटेबल बेसिस से बांटा जाएगा। तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, हम अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस के लिए क्या करेंगे, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जिनको टाइम बेसिस से डिवाइड किया। टाइम बेसिस से टाइम मतलब हम देखेंगे प्री पीरियड में कितना टाइम है, मंथ है, और पोस्ट पीरियड में कितना मंथ है, उसका रेशो निकाला जाएगा और उस रेशो में हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि प्री और पोस्ट पीरियड में जब हम लोग बांटने लगेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है
कि वही एक्सपेंसेस को टाइम बेसिस से डिस्ट्रीब्यूट करना है जो टाइम के हिसाब से हम देते हैं। जनरली ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं लाइक रेंट, सैलरी एक्सेट्रा, तो ये टाइम बेसिस से डिवाइड हो जाते हैं। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो सेल्स के रेशो में डिवाइड होते हैं टर्नओवर के बेसिस पर, जैसे सेलिंग कमीशन हो गया, बेड ड्रेस हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गया। तो कुछ एक्सपेंसेस जो रिलेटेड टू सेल्स हैं उसे सेल्स के रेशो में डिवाइड किया जाता है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो केवल पोस्ट पीरियड में आते हैं, जो कंपनी से रिलेटेड हैं, जो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ही हो सकते हैं, जैसे डिवेंचर इंटरेस्ट, तो वो ये केवल पोस्ट पीरियड में ही आता है। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो केवल प्री पीरियड में आते हैं, तो वो क्वेश्चन को देखकर हमें पता चल जाए। तो सबसे पहली बात ये कि हमें रेशो निकालना होगा, सेल्स का रेशो। सेल्स का रेशो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें जैसे ही सेल का रेशो निकाल लेंगे तो ये मानिए हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, यहाँ पर हमें बता रखा है कि बिजनेस को खरीदा है 1 जनवरी से और इनकॉर्पोरेशन की डेट है 1 अप्रैल और ईयर एंड है 31 दिसंबर। तो यहाँ पर टाइम रेशो तो 3:9 मतलब 1:3 हो गया, तो टाइम रेशो आ गया। सेल्स रेशो के लिए बोल रखा है मंथली सेल फॉर द फर्स्ट 6 months वर हाफ ऑफ द सेल फॉर द नेक्स्ट 6 month। शुरू के 6 महीने की सेल बाद के 6 महीने की सेल के मुकाबले आधी है। तो इसका मतलब शुरू के 6 महीने तो यहां आएंगे 30 जून तक, तो इसमें 3 महीने पोस्ट पीरियड के हैं, 3 महीने प्री पीरियड के। मान लिया 1-1 रुपए की सेल होती है हर महीना और बाद के 6 महीने में 2 रुपए की सेल होगी, क्योंकि लिखा है शुरू के 6 महीने में जो सेल होती है वो बाद के मुकाबले आधी होती है। अगर मैं बाद वाली एक एज्यूम करता तो इसे 0.5 50 पैसे एज्यूम करना पड़ता। तो यहाँ सेल हो गए 3 रुपया 3 मंथ इंटू 1 और यहाँ सेल हो गई 3 + 12 दैट इज 15। तो रेशो आ गया 3 and 15 1:5। अगर मैं आपको और ज्यादा डिटेल में बताऊं तो प्री पीरियड में है जनवरी, फरवरी, मार्च, पोस्ट पीरियड में है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ की सेल 1 रुपया है शुरू के 6 महीने की, फिर 2 रुपया। तो ये टोटल हो गया 3 और ये टोटल हो गया 15 और 3:15 मतलब 1:5 का सेल्स रेशो आ गया। ऐसे ही हमें हर क्वेश्चन में सेल्स रेशो, टाइम रेशो निकालना पड़ेगा और उससे हम प्रॉफिट निकालने में हेल्प मिलेगा। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो इक्वली डिवाइड कर देते हैं अगर हमें ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। फिर भी कुछ जनरल गाइडलाइन हम देख लेते हैं किस हिसाब से एक्सपेंसेस को डिवाइड किया जाए। जीपी या ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा तो सेल्स के रेशो में डिवाइड किया जाए। तो सेल का रेशो है, बाकी तो और ऑप्शंस के केस में और बहुत सारी चीजें हैं। जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो टाइम के रेशो में डिवाइड किया जाएगा। वेरिएबल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू टर्नओवर के रेशो। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो इनकॉर्पोरेशन से पहले हैं तो प्री पीरियड। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो इनकॉर्पोरेशन के बाद में है तो वो पोस्ट पीरियड में आएगा, जैसे डिबेंचर इंटरेस्ट, डायरेक्टर फी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। प्री पीरियड के जैसे वेंडर का सैलरी, इंटरेस्ट ऑन वेंडर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सब प्री पीरियड के रिलेटेड है। ऑडिट फीस के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। अगर कंपनी ऑडिट है तो पोस्ट पीरियड में, क्योंकि कंपनी पोस्ट पीरियड में ही आई है। टैक्स ऑडिट सेल पर बेस्ड होता है, तो अगर टैक्स ऑडिट है तो रेशो ऑफ सेल्स रेशो में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, जीपी दिया है, हमें सबसे पहले सेल्स और टाइम रेशो निकालना है। तो यहाँ बताया है इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1 मई को। और एक और इम्पोर्टेंट बात,
हमारा चैप्टर का नाम है प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इंकॉर्पोरेशन। तो अगर हम लोगों को इंकॉर्पोरेशन के अलावा कोई और डेट है जैसे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो ये टाइम रेशो निकालने के लिए हेल्पफुल नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपको इंकॉर्पोरेशन की डेट पर ही कंसंट्रेट करना है। तो इंकॉर्पोरेशन हुआ 1 मई, बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस टेक ओवर हुआ 1 जनवरी से, और ईयर एंड हुआ 31 दिसंबर। तो ये 4 महीना और 8 महीना, तो टाइम रेशो तो 1:2 आ गया। यहाँ लिखा है सेल्स अप टू 1 मई व 2 लाख, तो 2 लाख की सेल पहले की है और बाद की सेल 8 लाख है, तो 2:8 सेल्स रेशो 1:4 हो गया। जीपी को हम सेल्स रेशो में डिवाइड करते हैं क्योंकि वो सेल के ऊपर बेस्ड होता है, तो जीपी को हमने सेल्स रेशो में बांट दिया। फिर सैलरी टाइम रेशो में, क्योंकि ये फिक्स्ड एक्सपेंस होता है। जनरल एक्सपेंसेस टाइम रेशो में, क्योंकि ये फिक्स्ड एक्सपेंस होता है। कैरेज, कैरेज ऑन सेल्स है, क्योंकि कैरेज ऑन परचेजेस होता तो ट्रेडिंग में आता। ये कैरेज ऑन सेल्स है तो सेल्स रेशो। एडवर्टाइजमेंट सेल पर बेस्ड होता है, सेल्स रेशो। डिवेंचर इंटरेस्ट कंपनी का एक्सपेंस है पोस्ट पीरियड। डायरेक्टर्स फीस पोस्ट पीरियड। टैक्स ऑडिट फीस सेल्स रेशो। डेप्रीशिएशन टाइम के रेशो में। इंटरेस्ट टू वेंडर, अब जो वेंडर है उसको इंटरेस्ट हमने 30 जून को दिया है, तो इंटरेस्ट वेंडर को हमने बिजनेस खरीदा 1 जनवरी, पेमेंट हुई 30 जून को, तो हमारे को 6 महीने का इंटरेस्ट देना है। लेकिन 6 महीने में 1 मई को इंकॉर्पोरेशन हुआ, तो उससे पहले के 4 महीने और उसके बाद के 2 महीने, तो 4:2 मतलब 2:1 के रेशो। और हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्री पीरियड का प्रॉफिट आ गया 2000 रुपये, जो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व, और जो पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट है वो P&L में ही ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें प्रैक्टिस करने के लिए। तो चैप्टर में जनरली सब लोग 1 या 2 क्वेश्चन देते हैं, मैंने इस चैप्टर के अंदर आपको खूब भरमार दी है, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं। इसमें हमें करना यही है केवल कि हम लोगों को डिवाइड करना है प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट में, और उसके बाद में कई बार कुछ क्वेश्चंस में हमसे कहा जाता है कि आप बैलेंस शीट बनाइए, तो उस बैलेंस शीट को हम बना सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन टिपिकल भी दे रखे हैं मैंने, जहां पर हम लोगों को बैलेंस शीट भी बनानी होती है, और ये बोला जाता है कि इनकॉर्पोरेशन के बाद सेम सेट ऑफ बुक्स कंटिन्यू हो रही थी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पर हमें काफ़ी बड़ा काम करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 24 काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर सेम सेट ऑफ बुक्स कंटिन्यू होती हैं, तो हमें काफ़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो जनरली जो और लोग 2-4 क्वेश्चन कराते हैं, मैंने आपको इस चैप्टर में 24 क्वेश्चंस करा रखे हैं ऑलरेडी। तो उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से, आप उसको बड़े आराम से कर पाएंगे।